आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 ऑफ पिंच ऑफ स्नफ का क्वेश्चन आंसर, जो कि इस क्वेश्चन आंसर को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया है। तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद आप ज़रूर इसका पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 वीडियो। देख रहे हैं ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर कराया है, इसका एक्सप्लेनेशन। और फिर जो हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो बना है उसमें टोटल 7 क्वेश्चन करा दिया है। तो इस तरह से हमारा 2 वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में यह क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 देखने के बाद जरूर आप पार्ट 2 देख लीजिएगा कि आपका टोटल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम इसमें पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, व्हाई वर देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, समाचार सुन करके, न्यूज सुन करके माँ तो खुश हो गई परंतु लेखक परेशान हो गए। व्हाई वर देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट। अब आपको बताना है कि उन लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो इतना अलग क्यों था, वो इतना अलग कैसे था। ओके, तो आंसर लिखेंगे, टू गेट द न्यूज ऑफ हिम द मदर बिकेम वेरी ग्लैड एज नानू काका वाज हर ब्रदर। देखिए, इसका कारण यही था कि माँ को नानू काका के आने के संबंध में पूरी तरह से जानकारी मिल गई थी और माँ इसलिए खुश थी कि उनके भाई आने वाले थे, नानू काका यानी कि लेखक के मामा जी और उनके माँ के भाई। तो माँ इसलिए खुश थी कि उनके भाई बहुत दिनों के बाद आ रहे थे उनके घर, तो खुशी का माहौल उनके यहाँ था। लेकिन जो लेखक थे वो खुश क्यों नहीं थे, यही आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा, ऑन द अदर हैंड हर सन वॉज ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर हायर देन गॉड्स। देखिए, दूसरी तरफ लेखक क्यों नहीं खुश थे, जिस तरह से माँ खुश थी उस तरह से लेखक खुश नहीं थे। तो इसका आंसर होगा कि किसी भी मंत्री से मिलने के लिए, कोई जो बड़ा बड़ा मंत्री है उस सब मंत्री से मिलने के लिए लोगों को महीना 2 महीना तक लग जाता है, परंतु लेखक का मानना था कि जो मंत्री का स्थान होता है वह भगवान से भी ऊंचा होता है। तो यह तो एक आम व्यक्ति हैं नानू काका यानी कि इनके मामा जी, तो ये उस मंत्री से 2-3 दिन के अंदर ही कैसे मिल पाएंगे, यही इनके मन में सवाल खटक रहा था और यही सवाल इनके मन में चल रहा था। इसीलिए ये खुश नहीं थे, ये डिस्टर्ब हो गए थे, ये परेशान हो गए थे। और इनकी माँ को ये सब तो पता नहीं था, इनकी माँ केवल खुश इसलिए थी कि इनके भाई आने वाले थे, वो भी बहुत दिनों के बाद आने वाले थे। तो इस तरह से इसका आंसर हम लिखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस, हैज योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज of the arrival of guest ever been different from that the other members of the family। यानी कि कहा जा रहा है कि क्या आपके पास वही अनुभव है, do you have a similar experience, क्या आपके पास वही अनुभव है। फिर है कि has your response to the news of the arrival of any guest ever been different from that the other members of the family। क्या यह जो रिस्पॉन्स है आपके घर में, अगर कोई गेस्ट आता है, अगर कोई रिश्तेदार आता है तो दूसरी फैमिली की अपेक्षा दूसरे तरीके से बर्ताव होता है। आपसे पूछा गया है कि जैसे लेखक के घर उनके मामा जी आए थे, तो कहानी में है कि लेखक के घर जब उनके मामा जी नानू काका आए थे तो लेखक को इस बात का परेशानी था कि लेखक का रूम छोड़ना पड़ता था और उस रूम में नानू काका सोते थे, तो इनको इस बात का परेशानी था। तो आपसे पूछा गया कि क्या आपके घर वैसा होता है, आपके फैमिली में वैसा होता है कि आप किसी गेस्ट को दूसरे फैमिली की अपेक्षा उसके साथ अलग बर्ताव करते हैं
अलग तरह से उसे इज्जत देते हैं? तो यही लिखना है। तो आंसर क्या होगा? नो। हम लोग के यहाँ वैसा सिमिलर एक्सपीरियंस नहीं है, वैसा जैसे लेखक के यहाँ हो रहा था वैसे हमारे पास कोई भी अनुभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नो, आई हैव नो एक्सपीरियंस। नहीं, मेरे पास वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। नो ईवर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली एक्सप्रेस डिलाइट ऑफ एट द अराइवल ऑफ आवर गेस्ट। और हम लोग के यहाँ ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई गेस्ट आए और उसके साथ अलग तरीके से बर्ताव किया जाए, दूसरे तरह से बर्ताव किया जाए, ऐसा हम लोग के यहाँ नहीं होता है। कोई भी गेस्ट आता है तो उसको समान रिस्पेक्ट, उसको समान इज्जत हम लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैड ट्रेवल सेकेंड ऑन a third class ticket, had a travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite amicably. What arrangement Nanu Kaka is referring to? How can such arrangement be amicably? कहने का मतलब है कि क्या नानू काका को ट्रेवल करना पड़ा थर्ड क्लास टिकट लेकर सेकेंड क्लास में? क्या नानू काका को थर्ड क्लास का टिकट लेकर सेकेंड क्लास में उनको ट्रेवल करना पड़ा, उनको यात्रा करना पड़ा? फिर है कि इनको अच्छी तरह से व्यवस्था वहाँ पे किया गया था। लिखा है ना कि बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्विट एमिकेबली। व्हाट अरेंजमेंट नानू काका इज रिफरिंग टू? हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबली? इनको वहाँ पे अच्छी तरह से व्यवस्था किया गया, वह व्यवस्था मित्रवत व्यवस्था किया गया था। एमिकेबली का अर्थ होता है मित्रवत, यानी कि मित्र मानकर, मित्र के जैसा उनके साथ कुछ बिहेव किया गया, कुछ व्यवस्था किया गया था। तो आंसर इसका लिखेंगे, नानू काका हैड अ ट्रेवल सेकेंड क्लास ऑन थर्ड क्लास टिकट। जो नानू काका थे वे कौन से क्लास के टिकट कटाए थे? तो थर्ड क्लास के। और किस क्लास में यात्रा किए? तो सेकंड क्लास में। द अरेंजमेंट नानू काका फेल्ड टू गेट एनी रूम इन द थर्ड क्लास, यानी कि फिर कहा जा रहा है कि जो नानू काका का अरेंजमेंट था वो नानू काका थर्ड क्लास में व्यवस्था करने में फेल रह गए, यानी कि थर्ड क्लास में व्यवस्था नहीं कर पाए। उनके पास थर्ड क्लास का जो टिकट था, लेकिन सेकेंड क्लास में उनको यात्रा करना पड़ा, वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाया। ही अरेंज्ड हिज जर्नी इज सेकेंड क्लास विथ द हेल्प ऑफ टिकट इंस्पेक्टर प्रॉपर। देखिए, उनका फिर जो यात्रा किए वो सेकेंड क्लास में कर लिए, और किसकी सहायता से? तो वहाँ पे टिकट इंस्पेक्टर था, तो टिकट इंस्पेक्टर के सहायता से वे सेकेंड क्लास में क्या किए? तो यात्रा कर लिए। तो उनको यात्रा कराने में, मित्रवत यात्रा कराने में योगदान किसका था? तो टिकट इंस्पेक्टर का, यानी कि टिकट इंस्पेक्टर के सहारा से, उसके योगदान से ये सेकेंड क्लास में अपना यात्रा पूरा तरह से सुलभ रूप से कर लिए। हिज जर्नी वॉज कंफर्टेबल, और सेकेंड क्लास में इनका जो जर्नी था वो पूरा तरह से आरामदायक था, कंफर्टेबल था। तो ये इसका आंसर लिखेंगे। फोर्थ है, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल थ्रू ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो वाई। यानी कि कहा जा रहा है कि अंडर सेक्रेटरी, आपको समझना है कि यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी कौन था? तो अंडर सेक्रेटरी वो लेखक थे। कहा गया है कि जो अंडर सेक्रेटरी था उसको आज्ञा का पालन करना पड़ा, उसको आज्ञा का पालन करना पड़ा, यानी कि जो नानू काका का आज्ञा था उस आज्ञा का पालन अंडर सेक्रेटरी किए। फिर है ऑल थ्रू ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो। लेकिन जो अंडर सेक्रेटरी थे, जो लेखक थे, उनकी इच्छाएं नहीं थी कि उनकी आज्ञा का पालन करें, परंतु क्यों उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ा? यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नानू काका जो भी आज्ञा देते थे उस आज्ञा का पालन करना पड़ता था, परंतु उनकी इच्छाएं नहीं होती थी, लेकिन मजबूरी में, समझ सकते हैं, उनके लिए मजबूरी था। तो उस मजबूरी में क्यों
वे उनका आज्ञा का पालन करते थे। तो आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों? आंसर इसका है नानू काका वॉज हिज गेस्ट एंड हिज मदर्स ब्रदर। देखिए क्यों उन्हें उनके आज्ञा का पालन करना पड़ता था? तो देखिए नानू काका उनके यहाँ का एक गेस्ट थे, रिश्तेदार थे, तो इस वजह से भी उनके आज्ञा का पालन करना पड़ता था। एंड हिज मदर्स ब्रदर, और उनके माँ के भाई वे थे, तो इस वजह से भी उनका आज्ञा का पालन करना पड़ता था। सो ऑलवेज ओबेड हिम ऑल थू ही डिड नॉट डू सो। न चाहते हुए भी, उनकी इच्छाएं नहीं थी परंतु उन्हें आज्ञा का पालन करना पड़ता था। इसकी वजह क्या थी? तो वो एक तरह से गेस्ट थे, रिश्तेदार थे, और उनकी माता जी के भाई भी थे, तो इसलिए उनको ना चाहते हुए भी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड these days. What did नानू काका मीन टू से? देखिए यहाँ पे जो टाई है एंड कॉलर, तो टाई का टाई यानी जो हम लोग टाई लगाते हैं, तो क्वेश्चन है जो यह टाई है और यह जो कॉलर बिजनेस है आजकल यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए लिखा है ना कि बिजनेस, कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डेज, यानी कि आजकल यह जो टाई है और जो कॉलर बिजनेस है यह अच्छा नहीं है। व्हाट डिड नानू काका मीन टू से? तो जो नानू काका हैं ये इनका कहने का क्या मतलब है? नानू काका जो बोले हैं कि आजकल जो टाई और कॉलर का बिजनेस है वो अच्छा नहीं है, तो इनके कहने का मतलब क्या है वही लिखना है। आंसर है ऑल थ्रू दिस स्टेटमेंट नानू काका मीन्स टू से दैट टाई एंड कॉलर हैड बिकेम अ वेरी कॉमन ड्रेस। देखिए इस सेंटेंस के द्वारा, इस स्टेटमेंट के द्वारा, इस कथन के द्वारा नानू काका यह कहना चाहते हैं कि यह जो टाई और जो कॉलर का जो जमाना है, जो ड्रेस है, हैड बिकेम अ वेरी कॉमन ड्रेस, यह जो ड्रेस है, यह जो पहनावा है, यह बहुत ही सामान्य पहनावा हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल पहनावा हो चुका है। क्योंकि कहानी में आप जानते भी हैं कि नानू काका को कुछ अलग दिखाना था, कुछ अलग दिखाते तभी ना वो मंत्री से इनकी मुलाकात हो पाती। अगर ये भी नॉर्मल चले जाते बिल्कुल कॉमन ड्रेस में, तो वो जो मंत्री है इनसे नहीं मिल पाता। क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्रियों से मिलना कठिन होता है, भगवान के बराबर है। उनसे मिलने के लिए 20 दिन, 25 दिन, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है, तो इनको तो 2 या 3 दिन में मिलना था। तो इसीलिए ये अपने बातों से फंसाने के लिए, अपने तंत्र विद्या में फंसाने के लिए, अपने बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए ये कॉमन ड्रेस का इस्तेमाल नहीं किए। क्या किए? तो वी शुड लीव द टाई एंड कॉलर एंड वियर ट्रेडिशनल क्लोथ। देखिए ये टाई और कॉलर के जगह पर क्या पहने? तो ट्रेडिशनल क्लोथ। ट्रेडिशनल क्लोथ का मतलब कि जो पारंपरिक कपड़ा है, जो पुराना कपड़ा है, ओके, जो पुराने कपड़े हैं जो कि लोग आजकल नहीं पहनते हैं, वो कपड़ा इन्होंने पहन के जाना उचित समझा, क्योंकि ये सबसे अलग कपड़ा था। तो इसका आंसर यही होगा, ट्रेडिशनल क्लोथ्स का मतलब कि जो पारंपरिक कपड़ा है, ओके। जैसे कि वो क्या पहने हुए थे? तो वो जो धोती पहने हुए थे, पूरा उनका जो आधा पैर है, जो उनके पैर का ठेहुनी है वहां तक आ रहा था, और पगड़ी भी बांधे थे, रेड सिल्क पगड़ी। उनका जो मूछ था पूरा अट्रैक्टिव था, उनका जो पर्सनालिटी था वो बहुत ही इफेक्टिव था। जो भी देखते थे उनके बातों में जरूर एक बार आ जाते थे। तो इनका ये ट्रेडिशनल क्लोथ पहन के जाना इनको उचित लगा और वहीं पहन के गए। 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकॉम्पनी नानू काका? देखिए क्वेश्चन है कि जो अंडर सेक्रेटरी ने नानू काका के साथ में अपने वेशभूषा को कैसे परिवर्तित किए। जो अंडर सेक्रेटरी यानी कि जो लेखक थे वो नानू काका के साथ मिलकर, उनके साथ मिलकर अपने पहनावा ओढ़ावा वेशभूषा को कैसे चेंज किए, कैसे वे ट्रेडिशनल
क्लोथ्स में आ गए। तो आंसर है इन ऑर्डर टू चेंज हिज अपीयरेंस, यानी कि उनके आदेश पर, नानू काका के आदेश पर। द अंडर सेक्रेटरी वर जोधपुर कोट एंड पुट ऑन अ हग ऑरेंज टर्बन ऑन हिज हेड इन प्लेस ऑफ टाई एंड कॉलर। देखिए, नानू काका के आदेश पर, उनके ऑर्डर पर लेखक क्या पहने, तो जोधपुरी कोट। ओके, जोधपुरी कोट, और अपने सिर पर एक ऑरेंज कलर का पगड़ी बांध लिए, जहां पर टाई कॉलर पहनना था। मतलब कि जहां पे नए जमाने में टाई कॉलर पहनना था, वहां पे ये क्या पहन लिए, तो ऑरेंज कलर का पगड़ी, ऑरेंज कलर का पगड़ी बांध लिए। और क्या किए, तो वे जोधपुर कोट पहन लिए, जैसे उनके मामा जी पहने हुए थे ट्रेडिशनल क्लोथ, तो वो क्लोथ ये पहन लिए। और इस तरह से ये लोग एक नए ढांचे में ढल गए, इनका वेशभूषा बिल्कुल चेंज हो गया। नेक्स्ट है, हु इज जमींदार। जमींदार कौन है? डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी। क्या आप अपने क्षेत्र में कोई जमींदार को जानते हैं? What do the people in your locality think about him? अगर आप किसी जमींदार के बारे में जानते हैं तो उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में लोग क्या मतलब कि डिस्कस करते हैं, क्या बातें करते हैं। तो पहला सवाल आपका था कि हु इज जमींदार, जमींदार कौन है। तो आंसर इसका लिखेंगे अ पर्सन इज कॉल्ड जमींदार हु हैज मच लैंड। देखिए, हम लोगों के क्षेत्र में, हम लोगों के भाषा में, हम लोगों के लोकेलिटी में जमींदार कौन होता है, तो वैसा व्यक्ति जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जमींदार। समझे? तो जमींदार का तो यहाँ पे अर्थ हो गया। फिर है जमींदार आर ऑफन टू बी रिच। जो जमींदार होता है वो हम लोगों के एरिया में, हम लोगों के क्षेत्र में हमेशा धनी होता है, हमेशा अमीर होता है, क्योंकि उसके पास जमीन बहुत अधिक होता है, इसलिए उसको जमींदार कहा जाता है। फिर है डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा जमींदार है, तो लिखेंगे नो, हमारे क्षेत्र में ऐसा जमींदार नहीं है। अगर होगा तो आप यस लिख दीजिएगा। व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम, और उस जमींदार के बारे में लोग क्या सोचते हैं आपके क्षेत्र के। तो आई डू नॉट नो एनी जमींदार इन माई लोकेलिटी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जब जमींदार ही नहीं है तो उसके बारे में कोई क्या सोचेगा। तो वही उसका आंसर लिखेंगे कि हम किसी भी जमींदार के बारे में अपने क्षेत्र के नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए VVI है, इसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन है कि नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे इम्प्रेस किया, कैसे प्रभावित किया। नानू काका सोहनलाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया। तो चलिए आंसर देखते हैं। नानू काका टॉक्ड अबाउट हिज फॉरेन टूर्स विथ पॉलिटिशियन एंड मिनिस्टर। देखिए, सबसे पहला काम था कि जो नानू काका पर्यटन के बारे में, जो विदेशी पर्यटन है, फॉरेन टूर्स यानी कि जो विदेशी पर्यटन है, उनके बारे में बात करते हैं, और राजनीति और मंत्रियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनको अमीर दिखाना था, क्योंकि वो अमीर दिखाते तभी वो जो सोहनलाल रतिराम है उससे उनको सहायता मिल पाता। तो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए सबसे पहले क्या किए कि जब उसके घर गए तो सबसे पहले इनका काम ये था कि ये कुछ विदेशी पर्यटन के बारे में, विदेशी लोगों के बारे में खूब बात करते, और राजनीति के बारे में भी बात करते थे, मंत्रियों के बारे में भी बात करते थे। ऐसा लगता था कि ये सभी को जानते हैं, सभी से इनका पहचान है। देन ही बिगिन टू टेल अबाउट हजरत बरकत अली when was the ambassador. He talked in such a way as if they were his best friend. फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो सोहनलाल रतिराम से
हजरत बरकत अली के बारे में बातें करने लगे, जो कि एक राजदूत था। वे इस प्रकार बातें करते थे कि ऐसा महसूस होता था, ऐसा लगता था कि ये लोग एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब कि एक तरह से आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि ये एक फेंकने वाले व्यक्ति थे, यानी कि जो इनके पास नहीं था वो भी ऐसे दिखावे में करते थे कि कोई सामने से व्यक्ति देखता था तो उसको लग जाता था कि नहीं, ये जरूर वैसा उतना धनवान व्यक्ति है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति है। तो उससे मुलाकात करने के लिए अपने आप को ये हजरत बरकत अली के जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वह एक राजदूत था जो कि ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम लोग एक मित्र थे, एक मित्र के जैसा अपने आप को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम्स प्लेस। ये सवाल है कि रतिराम के घर पर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सूचना था जो वहां पे जाकर ये कलेक्ट किए, इकट्ठा किए। सोहनलाल रतिराम के घर पर जाकर ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सूचना था, इंफॉर्मेशन था जो ये कलेक्ट किए, इकट्ठा किए। तो आंसर है व्हेन द मिनिस्टर रिफ्यूज द मैरिज ऑफ हिज डॉटर विथ सोहनलाल सोन, द मिनिस्टर हैड मेड अप टू मैरी हिज डॉटर टू द प्रिंस ऑफ नाइनौर। देखिए, ये उसके घर गए थे तो महत्वपूर्ण सूचना इनको यही मिली थी कि जब मंत्री ने अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया, यानी कि सोहनलाल का जो बेटा था, उस सोहनलाल के बेटे से मिनिस्टर के बेटी का शादी होने वाला था, जो कि मिनिस्टर जो मंत्री था वो मना कर दिया। वह मंत्री नाइनौर के प्रिंस, नाइनौर के राजा से शादी करने के लिए वचनबद्ध हो गया और फिक्स कर लिया कि नहीं, हम सोहनलाल के बेटे से शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी का, किनके साथ करेंगे, तो नाइनौर के जो प्रिंस थे उनके साथ शादी करने के लिए वो तैयार था, वो फिक्स था। तो यही सूचना था, उनके घर पे जाके इनको यह सूचना मिली। किनको? तो नानू काका को। यहाँ पे जो ही का प्रयोग क्वेश्चन में हुआ है, यही आप समझ लीजिए कि नानू काका के लिए हो रहा है। तो ये आप समझ गए हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हु इज अ प्रिंस? प्रिंस कौन है? राजकुमार कौन है? डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ? क्या आप किसी प्रिंस के बारे में जानते हैं? क्या किसी राजा के बारे में जानते हैं? इफ यस, यदि हाँ, डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू? अगर आप जानते हैं तो क्या आप बताइए कि वे लोग उसी प्रकार एंजॉय करते हैं जिस प्रकार पुराने जमाने में करते थे। यानी कि जो लोग राजा पहले जमाने में जिस तरह से मजे लेते थे, एंजॉय करते थे, उस तरह से एंजॉय आज के ज़माने में राजा लोग करते हैं, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि हु इज अ प्रिंस? प्रिंस कौन है? तो आंसर लिखेंगे अ प्रिंस इज द सन ऑफ कंट्री। कहने का मतलब है कि प्रिंस जो है वह जो किसी भी देश का जो राजा है, जो किसी देश का राजा है, उसका बेटा जो होता है वही क्या है? प्रिंस, राजकुमार। प्रिंस हम किसको कहेंगे, राजकुमार किसको कहेंगे? तो किसी देश का कोई राजा हो और उस राजा का जो बेटा है उसको हम क्या कहते हैं? तो राजकुमार। ओके। फिर है डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ? क्या आपके क्षेत्र में, आपके आसपास कहीं प्रिंस हैं? तो नहीं है। आज के ज़माने में तो शायद कहीं कहीं प्रिंस होते होंगे, लेकिन आज हर एक एरिया में नहीं है, हर एक क्षेत्र में नहीं है। तो लिखेंगे नो वी हैव नो प्रिंस नाउ। नहीं, प्रिंस हम लोग के पास नहीं है, हम लोग के एरिया में नहीं है।
नो द प्रिंस डोंट इंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू। अगर प्रिंस होंगे भी तो वो लोग जैसे पुराने ज़मानों में इंजॉय करते थे, आज पुराने ज़माने के जैसा इंजॉय नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 1 वीडियो इस सीरीज में कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें। इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आएगा। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद ही आपका पूरा पिंच ऑफ स्नफ का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपको यह क्वेश्चन आंसर कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।